नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुतिन से शिखर बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचना अब जेलेंस्की पर निर्भर। अलास्का में रूस यूक्रेन संघर्ष विराम पर नहीं बनी सहमति। किश्तवाड़ में युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जसौती गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का किया आकलन। पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात। बिहार में नीतीश सरकार के उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। उद्योगों के लिए मिलेगी दोगुनी सब्सिडी। ज्यादा रोजगार देने वाले उद्यमियों को मुफ्त में मिलेगी जमीन। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य जनों ने समाधि स्थल सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। और मुंबई में जोरदार बारिश से जनजीवन प्रभावित। विखरोले इलाके में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत सब्सिडी दोगुनी की जाएगी और ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का संकल्प भी जताया था। तो साल 2020 में 7 निश्चितों के तहत की गई घोषणा के क्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अगर बात की जाए तो कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा और 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को जो जमीन है ये दी जाएगी। इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं जिसमें राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो। बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि इस वर्ग के बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकें। राज्य के जहानाबाद जिले में भी सरकार ने एक हाईटेक स्कूल की स्थापना की है जिसमें इस वर्ग के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकें। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ये स्वर उन बच्चों के हैं जिनके लिए स्कूली शिक्षा का सपना देखना बहुत दूर की कौड़ी थी। इस सपने को साकार किया है बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार ने। कभी नस्लवाद से प्रभावित रहे बिहार के जहानाबाद में अन्य जिलों की तरह यहाँ भी पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सरकार ने एक हाईटेक स्कूल की स्थापना की है। इस स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ मुफ्त आवासीय सुविधा एवं मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था है। हमें यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी, हर सुविधा भी यहाँ प्राप्त है और मुझे यहाँ आने से बहुत अच्छा महसूस होता है अपने स्कूल की अपेक्षा।
और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सारे मैम सर पढ़ाते हैं हमें अच्छे से। सरकार ने जो हमारे लिए किया लड़कियों के लिए वो बहुत बेहतर है। मैं पहले प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी, वहाँ पर उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आने में हमको बहुत फर्क पड़ा। राज्य सरकार ने बिहार के हर जिले में ऐसे स्कूल की स्थापना की है जिससे समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा का लाभ मिल सके। जो पिछड़े वर्ग माने समाज से जो कटे हुए बच्चे थे, आर्थिक और सामाजिक दोनों को यहाँ पर लिया गया है। ये वैसे बच्चियों को पंख लगाने के लिए है जो देश और राष्ट्र को उच्च पदों पर, उच्च स्थानों पर अपनी मेधा द्वारा जो विकास के में अपना योगदान देना चाहते हैं। यहाँ बच्चे आए हैं तो एग्जाम देके ऑब्वियसली आए हैं, तो वो थोड़े मेरिटोरियस है, बैकग्राउंड भी उनका बहुत अच्छा है और पढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और हम लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगता है। ऑब्वियसली अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, बच्चे पढ़े हुए हों तो आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस विद्यालय में पढ़ाई के अलावा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। स्कूल के सफल संचालन में राज्य के समाज कल्याण विभाग की अहम भूमिका है। ये विद्यालय जो है आपको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है, जिसमें इनकी मानसिक वृद्धि, आपको शारीरिक वृद्धि, शैक्षणिक योग्यता वगैरह सबका निखार लाने के लिए है। वर्तमान में राज्य भर में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। बिहार सरकार का पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। बिहार के 38 जिलों में अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क आवासीय परिसर उन्हें उपलब्ध कराया गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने अति पिछड़े और पिछड़े महिलाओं के लिए सशक्त वातावरण राजनीति के मैदान में तैयार किया है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद ओझा और अमृतेश के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जहानाबाद। अलास्का के एनकोरेज शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। कई साल बाद दोनों नेताओं ने लगभग 3 घंटे तक आमने सामने बैठकर बात की। इस बैठक का मकसद था यूरोप के सबसे घातक संघर्ष को खत्म करना। आइए लेते हैं जानकारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सबसे बड़े और सुरक्षित सैन्य ठिकाने एंकोरेज में बंद दरवाजे के पीछे दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की 6 साल के बाद पहली बार बैठक हुई। लगभग 3 घंटे तक चली मुलाकात में रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बैठक को सकारात्मक और उपयोगी बताया। हमारी बातचीत रचनात्मक और परस्पर सम्मान पूर्वक माहौल में हुई। ये बातचीत काफी गहन और उपयोगी रही। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत बहुत उपयोगी रही। बहुत से मुद्दों में अधिकांश पर हमारी सहमति बनी। कुछ बड़े मुद्दे अभी बाकी हैं, लेकिन हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। पिछले 1 दशक में पहली बार अमेरिका की धरती पर कदम रखते हुए पुतिन ने उम्मीद जताई कि इस बैठक से शांति की दिशा में एक शुरुआत हो सकती है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय देशों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में कोई रुकावट न डालें। मुझे उम्मीद है कि जो समझ बनी है वह यूक्रेन में शांति का रास्ता साफ करने में मदद करेगी। हम आशा करते हैं कि कीव और यूरोपीय राजधानी देश इस बात को सकारात्मक रूप में लेंगे और किसी तरह की बाधा या पर्दे के पीछे की राजनीति से इस प्रगति को पटरी से उतरने नहीं देंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचे समझे तरीके से उम्मीद जताते हुए कहा कि रूस के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने बातचीत को उपयोगी लेकिन अधूरी बताया। हमारी बातचीत बेहद उपयोगी रही। कई मुद्दों पर सहमति बनी। कुछ ही मुद्दे बचे हैं, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन एक मुद्दा काफी अहम है। हमें वहां तक पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन संभावना अच्छी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को का सुझाव दिया। पुतिन का ट्रंप को न्योता ये दर्शाता है कि अलास्का में हुई इस अहम बैठक को आगे भी जारी रखने की मंशा है। राष्ट्रपति महोदय, आपका धन्यवाद। हम जल्द बात करेंगे। शायद जल्द ही फिर मुलाकात भी होगी। अगली बार मॉस्को में। यह दिलचस्प प्रस्ताव है। इस पर मुझे थोड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन यह संभव भी है।
Thank you. अलास्का में हुई ये मुलाकात रूस और यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद की छोटी किरण को दिखाता है, लेकिन जब तक संघर्ष विराम नहीं होता तब तक खतरे की स्थिति बनी रहेगी। अब पूरी दुनिया को इंतजार है कि बातचीत में हुई शांति की कोशिश को कब तक अमल में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर यह जिम्मेदारी है कि वे उनके और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाएं और रूस के 3 साल से चल रहे आक्रमण को समाप्त करने के लिए एक समझौता सुनिश्चित करें। निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि अब ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है कि वे इसे पूरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को भी इस बातचीत में थोड़ा शामिल होना होगा, लेकिन ये पूरी तौर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है कि वे यूक्रेन में संघर्ष विराम पर सहमत हों। तो पुतिन से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर अब ये निर्भर करता है कि जो आज जो बैठक में बातचीत हुई थी, ना सिर्फ रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। संघर्ष विराम जो है वो कहीं ना कहीं अब यूक्रेन पर निर्भर करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्युआन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युआन भारत के अपने पहले दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। कल ही भारत और दक्षिण कोरिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ के चशौती पहुंच गए हैं। इलाके में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री इस बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए चशौती पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा और पीड़ित जो परिवार हैं उन लोगों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। 160 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए चशौती से लगभग 15 किलोमीटर दूर पतार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष भी स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की चशौती की अगर बात की जाए तो बादल फटने के बाद हुई भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय अधिकारियों के बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अब तक अगर देखा जाए तो करीब 160 से अधिक लोगों को बचाया भी जा चुका है, जिसमें कई लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। साथ ही ये भी संभावना है कि जो लोग हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें, बादल फटने से मचैल माता मंदिर जाने वाले रास्ते में चशौती गांव में घरों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। अचानक आई बाढ़ से एकत्रित तीर्थयात्रियों सहित कई लोग इसमें बह गए थे। और वहीं मुंबई में कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति नजर आ रही है। विखरौली के पार्क साइड इलाके में भूस्खलन होने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई शहर और उपनगरों, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। मुंबई के अंधेरी, सबवे, दादर, गांधी मार्केट जैसे निचले इलाकों में जल जमाव की खबर है। इससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। विलेपार्ले के निचले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ घरों में पानी घुसने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पर रेल पटरी पर पानी भरने से सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। विखरौली पार्क साइट में वर्षानगर के जन कल्याण सोसाइटी में भूस्खलन होने पर एक झोपड़ी पर पत्थर आ गिरा। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए और उन्हें घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो भारी बारिश से कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है।
दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास कल शाम पत्ते शाह दरगाह के छत और दीवार गिरने के हादसे में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं की मृत्यु की खबर अभी तक सामने आई है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 9 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। घायलों में 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मैं हूँ MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूँ आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। 3 बार भारत की कमान संभालने वाले महान नेता को देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल जी के दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्र के प्रति वाजपेयी जी के योगदान को याद किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की सराहना की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान और भी जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किस तरह का योगदान अटल जी का रहा है देश को न सिर्फ विकास पथ पर सही दिशा दिखाने के लिए, बल्कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता की जब बात कही जाए तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने पोस्ट के जरिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर काफ़ी संख्या में संत भी पहुंचे। अध्यात्म गुरु अजय भाई जी ने अटल जी के जीवन पर खास बातचीत की। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अटल जी के समाधि स्थल पर संतों को भी आमंत्रित किया गया। अजय भाई जी भी यहाँ मौजूद रहे। सर, क्या कहेंगे अटल जी के लिए? अटल जी की एक कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। तो वास्तव में इस राष्ट्र की आवश्यकता है, इस संस्कृति की आवश्यकता है कि हम सब कदम मिलाकर साथ साथ चलें और इस राष्ट्र को जो अटल जी का स्वप्न है भारत वंदे जगद्गुरु, हम उस सपने को साकार करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और संत समाज से उनका बहुत भाव रहा। रामायण गीता उनका स्वाध्याय था, कवि थे, इसलिए उन सबको याद करते उनका चरित्र हमेशा अटल रहे, ऐसी कामना है। किस तरह देखते हैं उनके जीवन को? देखिए, उनको अजय शत्रु कहा जाता, उन अज्ञात शत्रु कहा जाता। उनका कोई शत्रु नहीं था, सबसे उनका प्रेम था। तो वास्तव में एक मानव का जो स्वभाव होना चाहिए, अंतर और बाहर एक जैसा व्यवहार, ये उनके जीवन की विशेषता थी। हम लोगों ने उनके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम किया था उनके कविताओं को लेके तो उनकी कविताओं में अध्यात्म भी आता है, समाज की पीड़ा भी आती है। विश्व स्तर पर वो कहते हैं कि हम युद्ध ना होने देंगे। तो ये बुद्ध का संदेश, ये रविदास का, ये कबीर का संदेश उनके हृदय में रहता था। और वास्तव में अध्यात्म, राजनीति, सामाजिकता और संस्कृति का समन्वय
अटल जी में था, और साथ में जो शौर्य जो उन्होंने परमाणु बम पोखरण में किया वो उनके हृदय में बैठा शौर्य भी दिखलाता है। तो वास्तव में एक राजनेता कैसा होना चाहिए उसका एक मार्गदर्शन अटल जी ने हम सब के लिए छोड़ा है, और राष्ट्र उनके आदर्श पे चलकर और भारत वंदे जगरू बने, विकसित भारत बने, ऐसी हम लोगों की कामना और कर्म होना चाहिए। ये थे अजय भाई जी जो बता रहे थे किस तरह का व्यक्तित्व थे अटल जी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जन्माष्टमी की। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। देश भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। चारों तरफ राधे राधे के जयकारों से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में देश के अलग अलग शहरों से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी पारंपरिक उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही नज़ारे राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आ रहे हैं। वहीं नोएडा और अहमदाबाद में भी श्रद्धालु कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली यानी कि मथुरा जन्मभूमि पे हूँ। सबसे पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता राधा के साथ में विराजमान है। आप देखिए नीचे भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। वहीं आप देखिए कितनी खूबसूरत और सुंदर छटा है भगवान श्री कृष्ण की। मुरलीधर के हाथ में मुरली है और बगल में राधा है। ऐसा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जिससे आपकी नजरें ही ना हटें। आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं इस पल का। इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। इतना खूबसूरत कि एक बार जब आप देखें तो आपका नजर हटे ही ना। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 5:30 बजे से ये मंदिर खुल गया है और यहाँ सुबह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं। आप देखिए जो जोश, जो उत्साह श्रद्धालुओं में आपको देखने को मिलेगा वो अलौकिक है, अद्भुत है। प्रशासन की तरफ से भी कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी एक कतार में आ रहे हैं, सबको भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि जितने लोग आए हुए हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की उद्घोष बचा हुआ है। कृष्ण जी का 52वां जन्मदिन है। बड़े हर्ष और उल्लास से ओडिशा से देखिए उत्साह जो बना हुआ है, वो जोश, वो उत्साह, उसे आप देख सकते हैं कितना उत्साह है भगवान के कृष्ण के जन्म उत्सव को लेके। ये स्थान जो आप देख रहे हैं जहाँ श्री यहाँ माँ कामधेनु आएंगी। रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक शुरू होगा। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक कलेश, प्रत्येक दुख को आपके जीवन से हर लेते हैं। आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये जो मंदिर प्रांगण है यहाँ सुबह 5:30 बजे से खुल गया है और रात्रि 1:30 बजे तक भगवान श्री कृष्ण अपने दर्शकों को यूं ही दर्शन देते रहेंगे और उनका जीवन सफल बनाएंगे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, मथुरा। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त दही हांडी की भी धूम है। पारंपरिक गीतों, ढोल ताशों और गोविंदा आलारे की गूंज से राज्य का माहौल भी भक्तिमय बना हुआ है। मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे शहरों में हजारों की संख्या में गोविंदा विभिन्न स्थानों पर आयोजित दही हांडी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। कई मंडल 8 से 9 मंजिल तक की मानवीय पिरामिड बनाकर दर्शकों का मन मोह लेते हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी आयोजन स्थल पर तैनात किए गए हैं। भारत का 19वां स्वतंत्रता दिवस देश ही नहीं दुनिया में भी धूमधाम से मनाया गया। इसी सिलसिले में भारतीय महावाणिज्य दूतावास सिएटल में स्पेस नीडल के शीर्ष पर तिरंगा फहराया गया। इस कार्यक्रम में सिएटल के
मेयर ब्रूस हेरेल और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी शामिल हुए। तो आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज न सिर्फ हमने देखा भारत में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना, बल्कि दूसरे देशों में भी किस तरीके से वही धूम जो है वो नज़र आई और वहाँ भी जो तिरंगा है लहराता हुआ नज़र आया, एक संदेश देता हुआ नज़र आया नए भारत का। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।